लाभ मिलेगा। आपका विषय आज ये रहेगा वैसा डिसइंटीग्रेटिंग क्रिकेट। राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब ने हम सभी को एक गोल दिया था कि 2020 में हम भारत को विकसित देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देंगे। उस गोल को हम पूरा नहीं अचीव कर पाए। यूनाइटेड नेशंस के कुछ इंडेक्सेस होते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कुछ इंडेक्सेस होते हैं, उन सारी पैरामीटर्स पर हम भली मैच नहीं कर पाए। लेकिन एक बात से इस सभागार में उपस्थित सभी लोग सहमत होंगे कि हम उस दिशा में आगे जरूर जा रहे हैं। प्रणय जी बैठे हुए हैं बहुत लंबे समय से, उनके जोधपुर के युवा, विचारों से युवा, ऊर्जा से भरपूर आप सभी लोग, नमन आप सभी को। और अभी जब वकील साहब इस पूरे विषय को बता रहे थे, इसकी भूमिका रख रहे थे, उसी भूमिका के दौरान कितने विचार, हम सब कोई सपना नहीं है कि इस देश के टुकड़े किए जाएं। इस देश के टुकड़े करने का सपना ये कम से कम 1500 साल पुराना उसकी नींव है, उसका बीज है। और आतंकवाद के, जिहाद के, दहशत के जितने भी स्वरूपों के बारे में अभी भाई साहब ने बिल्कुल 1 मिनट में इतने सारे स्वरूपों को गिना दिया, वो सभी खाली इसका छोटा छोटा टूल है। लेकिन असली ये जो आतंकवाद है भारत को तोड़ने का, और इसका जो युद्ध का मैदान है, वो हमारे मस्तिष्कों में है। ये बौद्धिक लड़ाई है, ये वैचारिक लड़ाई है। ये लड़ाई है कि किस प्रकार के लोग इस पुण्य भूमि में रहेंगे, शासन करेंगे, संचालन करेंगे, व्यवस्थाओं का निर्माण करेंगे, और किस प्रकार के लोग उन व्यवस्थाओं को तोड़ने का, बांटने का, बदलने का ख्वाब पाले घूम रहे हैं। मेहनती काम करने वाला टेलर, दर्जी कन्हैया लाल, वो अपनी दुकान में बिना किसी शंका के, आशंका के अपने काम में लगा हुआ था। और कन्हैया लाल जी के साथ उनकी दुकान में किस प्रकार का विभत्स हत्याकांड हुआ, वो हमने, आपने सबने देखा है, देखा हमने। कन्हैया लाल जी का ये पूरा जो घटनाक्रम है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे जानने के लिए? क्योंकि खाली कन्हैया लाल जी के यहां कोई आया और उनकी हत्या कर दी, ऐसा नहीं हुआ। हत्या करने से पहले एक वीडियो बनाया गया जिसमें यह रिकॉर्ड किया गया कि हम इस व्यक्ति को मारने के लिए जा रहे हैं। फिर जब कन्हैया लाल जी के ऊपर हमला किया गया, उसको भी कैमरे पर रिकॉर्ड किया गया। और कन्हैया लाल जी की मृत्यु के पश्चात भी मारने वाले दोनों आतंकवादियों ने उसके बाद भी एक वीडियो बनाया। मारने से पहले वीडियो बनाया, मारने के दौरान वीडियो बनाया, और मारने के बाद भी वीडियो बना के पब्लिक में जारी किया वो वीडियो। तो एजेंडा क्या था? एजेंडा क्या था कि एक को मारो और 1 करोड़ में इसका भय फैला दो, आतंक फैला दो, दहशत फैला दो। भाई अपने भाई को व्हाट्सएप पे कुछ लिखने से रोक दे, मां अपने बेटे को बोले कि फेसबुक पे मत लिख, इतना मत बोल धर्म के बारे में, देश के बारे में। ऐसे बहनें अपने भाइयों का हाथ थाम ले कि तुझे क्या पड़ी है। ये एजेंडा था। धर्म को मानने वाला खिलाड़ी, उसके हाथ से एक कैच छूटी, एक कैच छूटी उसके हाथ से। उसके 2 मिनट के अंदर इंटरनेट पे, ट्विटर और फेसबुक पे कुछ हिंदू नामों के अकाउंट से अर्शदीप को सिख है करके गाली देनी शुरू हुई। उसके रिएक्ट में कुछ और लोगों ने कुछ करना शुरू किया। लास्ट में जाके ये पता लगा कि ये सारी गालियों की शुरुआत तो बॉर्डर पार से हो रही थी, फर्जी अकाउंट बना के हो रही थी, और रिएक्ट हम कर रहे थे। ये इस आतंकवाद का सबसे नया स्वरूप है जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपकी जमीन लेने के लिए झूठ बोला जा रहा है, आपके आर्थिक संसाधनों पे कब्जा करने के लिए झूठ बोला जा रहा है, आपकी बेटियों को फंसाने के लिए झूठ बोला जा रहा है। कि खोने वाला अकेला राष्ट्र है हमारा, जो हमारे साथ 14 अगस्त 1947 को हुआ। हमारी भूमि गई, हमारे मंदिर गए, हमारे आस्था के केंद्र गए, हमारे लोगों के प्राण गए। क्या कोई युद्ध हो रहा था?
कोई संघर्ष चल रहा था, कोई सेनाएं लड़ रही थी आपस में, लेकिन देश के टुकड़े हुए। और जिन लोगों ने टुकड़े कराए वही ये भारत जोड़ो यात्रा करके निकल रहे। क्यों बोल रहा हूं ये? उसने उसको मना कर दिया। अंकिता ने बोला मेरे को तेरे से कोई संबंध नहीं रखना, उसने अंकिता को जला दिया। दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर निकिता तोमर, उसने मना किया मेरे को संबंध नहीं रखना, उसको गोली मार दी। दिल्ली मेहरौली श्रद्धा, उसने बोला मुझे संबंध रखना है, मेरे साथ रह रहा है तो मुझसे शादी भी कर ले, तो उसकी हत्या कर दी। मतलब बिटिया ने हाँ बोला तो भी मारी गई, और बिटिया ने ना बोला तो भी। चलो ये तो बिटिया की बेटा राहुल राजपूत जहांगीरपुरी दिल्ली, उसको सड़क पे बुला के उसकी हत्या कर दी गई। ध्रुव त्यागी सड़क पे बुला के, यानी लड़की हुई तो लड़की मारी गई, लड़का एक हुआ तो लड़का मारा गया, लड़की ने हाँ बोली तो मारी गई, लड़की ने हाँ बोला तो मारे। और इस सब के बीच में कोई बोले कि भैया मानो या ना मानो लव जिहाद, इसके बारे में चर्चा तो कर लो। जो बेटियां बोल रही हैं कि उनको झूठ बोला, उसके बारे में बात तो कर लो, तो बोले भड़काऊ। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जिहादियों से, आतंकवादियों से, हमलावरों से, आक्रमणकारियों से लड़ने की शक्ति भारत की पुण्य भूमि में हमेशा से रही है, लेकिन आज इनको बचा के पर्दा डालने का काम जो गद्दार कर रहे हैं, उनसे लड़ने के लिए बौद्धिक शक्ति पैदा करनी होगी करती है। और दिल्ली गेट पे आके दरियागंज के थाने पे आग लगा देती है। पुलिस जितने आग लगाने वाले हैं सबको पकड़ती है। पकड़ने के बाद पुलिस को पता लगता है ये सारे 15 साल और 16 साल के लड़के हैं जिन्होंने आग लगाई है। पुलिस पकड़ के उनका नाम रजिस्टर में नोट करे, इससे पहले वहां पे जुवेनाइल जस्टिस का कमिश्नर आके बैठा होता है वकीलों के साथ कि ये 18 साल से छोटे बच्चे हैं, जेल में नहीं डाल सकते, तो छुटा के लेके जाता है नीचे। ये पर्दा, ये सिस्टम। एक और एग्जांपल, आप भूल जाओगे, हनुमान जयंती का दिन, हनुमान जयंती का जुलूस निकल रहा है दिल्ली के जहांगीरपुरी में, कबाड़ी की बस्ती से हनुमान जयंती के जुलूस से पहले पत्थर चलाए गए, फिर गोली चलाई गई, और दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर, उसको गोली लगी इधर हाथ में इसलिए लगी कि उसका ऐसे हाथ था, वरना छाती पे मारी जा रही थी। दिल्ली पुलिस पे गोली चलाई, पत्थर चलाए, सब कुछ चलाए। दिल्ली पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार किया, अंसार कबाड़ी का काम करने वाला, रात को 8 बजे गिरफ्तार किया। सुबह 9 बजे भारत की सुप्रीम कोर्ट में देश के 5 सबसे बड़े वकील खड़े हुए थे उसको छुड़ाने के लिए। जो वकील एक दिन में खड़ा होने का 10 लाख रुपया देते हैं, और आप और मैं अपना पूरा घर भी बेच दें, तब भी 12 घंटे के अंदर उनको कोर्ट में नहीं खड़ा कर सकते अपने फेवर में। वो जहांगीरपुरी के कबाड़ी के लिए कोर्ट में खड़े थे, सुप्रीम कोर्ट में खड़े थे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनना था 5 देश के सबसे बड़े वकील। उस वक्त मेरे मन में आया कि ये कनेक्शन क्या है, कहां से आ गए इस आदमी को क्या इन वकीलों के घर में घुस के अपॉइंटमेंट लेने का भी टाइम नहीं मिल सकता इसके घर वालों को? तो ऐसे कैसे खड़े हो गए इस देश के सबसे बड़े वकील अंसार के लिए? तो कोशिश की मैंने पता करने की कि इन वकीलों को किसने लाया, तो पता लगा एक संस्था है जमीयत उलेमा ए हिंद, उसने खड़े किए हैं वकील। और जमीयत उलेमा हिंद के पास कहां से पैसा आ गया, कहां से कॉन्टेक्ट आ गया इतना कि इन वकीलों को खड़ा कर दिया? तो पता लगा भाई साहब कि गुजरात के अहमदाबाद में बम ब्लास्ट हुए थे। उन बम ब्लास्ट में पुलिस ने आतंकवादियों को पकड़ा, सबूत इकट्ठे किए, कोर्ट में पेश किए। कोर्ट ने सारे सबूतों को परखने के बाद 30 आतंकवादियों को दोषी करार देके फांसी की सजा दी। कोर्ट के द्वारा सजा देने के बाद जमीयत उलेमा हिंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में, और ये बोला कि 30 के 30 लोगों का केस हम लड़ेंगे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। किसका केस लड़ेंगे? किसके पैसे से हो रहा है? आपके और हमारे पैसे से? किसके पैसे से हो रहा है? और उसके बाद
में से नहीं है, हम इकोनॉमिक बायकॉट के पीड़ित हैं, विक्टिम हैं। हमारे साथ हो रहा है आर्थिक बहिष्कार संस्थागत तरीके से। वी आर द विक्टिम ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इकोनॉमिक बायकॉट। हलाल का पूरा सिस्टम क्या है? इनका पैसा ले लो। आज की तारीख में आप देश के किसी भी शहर में, मैंने अभी जोधपुर में ज्यादा तो समय नहीं बिताया, अभी तो 2 घंटा हुआ है, लेकिन मैं तब भी कह सकता हूं, आपकी गाड़ी पंचर हो जाए, आपका एसी ठीक कराने का काम हो, आपका बाल कटाने का काम हो, आपका फल का काम हो, सब्जी का काम हो, बेकरी का काम हो, सुबह से लेकर शाम तक जितना भी आप खर्चा करते हो, और दिल्ली में, मुंबई में, बाकी शहरों में ओला का, उबर का, फूड डिलीवरी का, जोमेटो का, स्विगी का, जितना भी काम हो, जनसंख्या के अनुपात से 10 में से 2 जिसको होना चाहिए वो 10 में से 9 है कि नहीं है? है कि नहीं है? ये असमानता है कि नहीं है भाई? 10 में से 2 होना चाहिए, 10 में से 3 हो सकता है, 10 में से 9 कैसे हो सकता है? यानी कि आप कमा तो रहे हो, लेकिन खर्चा किधर कर रहे हो? खर्चा किधर कर रहे हो? जा किधर रहे? इस सारी बातों का, चाहे वो हलाल की बात हो, चाहे वो लव जिहाद की बात हो, चाहे वो राजनीतिक सत्ता के शिखर पे बैठे हुए लोगों के मूक समर्थन की बात हो, चाहे वो पत्रकारों के द्वारा बोले जा रहे सफेद झूठ की बात हो, चाहे वो जजों के द्वारा, न्यायालय के द्वारा, न्यायाधीशों के द्वारा डाले जा रहे पर्दे की बात हो, इस सारी बातों का पर्दा अगर उठा के देखोगे तो आप ये देखोगे कि हम दुनिया के सबसे ज्यादा पीड़ित और शोषित समाज हैं, और हमें इसका रोना सीखना पड़ेगा। हमारे नायक, महानायक, और देश के हर भूभाग में ऐसे नायक महानायकों की श्रृंखला है। वे खड़े हो जाते थे और उनसे अपना किला, अपना क्षेत्र, अपना भूभाग छीन लेते। फिर भी मैकॉले के मानस पुत्रों ने हमारी युवा पीढ़ी और बच्चों के दिल दिमाग में उतार दिया है। और जब आप कहते हैं कि नहीं अकबर नहीं, उनकी तुलना में महाराणा प्रताप महान थे, जब आप कहते हैं कि बप्पा रावल ने देश के सब भूभागों पर एक मजबूत चौकी स्थापित की और अफगानिस्तान की सीमा तक उनको खदेड़ा, आज भी रावलपिंडी इसका उदाहरण है, तो हमारा बच्चा तैयार होता है, वो जो हमारे सामने पढ़ रहा है वो कहता है कि हमारी पुस्तकों में तो नहीं, और जो हमारे शिक्षकों ने सिखाया है जो हमारी पुस्तकों में है वही हम कहेंगे। अब प्रश्न यहीं से खड़ा होता है, ठीक कहा कपिल भाई ने कि हम दुनिया में सर्वाधिक शोषित और पीड़ित रहे और भारत की स्वतंत्रता के बाद दुर्भाग्य से सर्वाधिक पीड़ित रहे। अभी अभी कुछ दिन पहले यही संविधान था, यही पुलिस व्यवस्था थी, कानून के राज की दुहाई दी जाती है, वही कानून के राज की व्यवस्था थी, संविधान भी था, और लोग कहते हैं देश संविधान से चलेगा। लेकिन 89 और 90 में घाटी में हम अपने हिंदू भाइयों को बचा नहीं पाए। इस संविधान ने उसको सुरक्षा प्रदान नहीं की, वहां की कानून व्यवस्था ने सुरक्षा प्रदान नहीं की। दुनिया भर में यहूदियों पर हुए अत्याचार को लेकर जर्मनी के एक एक नागरिकों में एक अपराध बोध की भावना भर दी गई, लेकिन भारत में इतना बड़ा पलायन हुआ, इतना दर्दनाक हादसा हुआ, लेकिन हम 2, 4, 5 साल से उसकी चर्चा कर पा रहे हैं। तो जब इतना मजबूत इकोसिस्टम है उनका, धर्म पंथ निरपेक्षतावादी, धर्म सेकुलरवादी, क्योंकि सेकुलर तो भारत है, सेकुलर तो हम हिंदू हैं, वो सेकुलर हो नहीं सकते। और मैकॉले के मानस पुत्रों ने देश के हर शिक्षण संस्थान में, देश की हर व्यवस्था के भीतर जो अनुकूल इकोसिस्टम खड़ा किया है, उससे हम कैसे लड़ेंगे और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमारी क्या भूमिका होगी। क्या इसी मनस्थिति में आपने हिंदू इकोसिस्टम की परिकल्पना की, या आप उसके पीछे भी कुछ और सोच थी?
इस विषय को लेते हुए हमने समाधान बताया। कपिल मेरी आवाज आ रही है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम ये सेक्युलर शब्द पे कुछ ज्यादा जोर देते हैं, इतने जोर देने की आवश्यकता नहीं, इतना इंपॉर्टेंट शब्द नहीं है सेक्युलर। सेक्युलर खाली राज्य व्यवस्था है भारत के संविधान के हिसाब से भी कि सरकार जो है वो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। भारत का राष्ट्र थोड़ी सेक्युलर है, राज्य व्यवस्था ही तो सेक्युलर हो सकती है। राजा किसी का भेद नहीं करेगा धर्म को देख के। अगर दो लोगों ने हत्या की है तो दोनों को हत्या की सजा उनका धर्म देख के डिसाइड नहीं होगी, बस इतना ही है सेक्युलर शब्द। इससे ऊपर कुछ नहीं है। इससे ऊपर जबरदस्ती तोपा जा रहा है कि यहाँ पे बैठ के हम दो आदमी की बात कर रहे हैं तो बोलेंगे सेक्युलर सिक्योरिटी। मैं तो हिंदू हूँ, मेरे को अभी पीछे एक पत्रकार ने पूछा कि आप हिंदू मुसलमान करते हो, मैंने कहा मैं तो नहीं करता, मैं तो हिंदू करता हूँ। मुसलमान तो तुम करते हो, हम तो नहीं करते। ये शब्द ना तो पहली बात तो हमारे संविधान में नहीं था, इमरजेंसी में जबरदस्ती डाला गया है। इमरजेंसी कदम शब्द खत्म, इलीगल है आज की तारीख में, संविधान में भी इलीगल है। क्योंकि जिन लोगों ने ये लिखा, प्रस्तावना लिखी, पढ़े भाई क्या लिखा, हम भारत के लोग, यही था, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम अपने को ये संविधान देते हैं, यही लिखा था। जब दे रहे थे तब तो सेक्युलर लिखा नहीं था उसमें, तो बाद में कहां से आ गए, भारत के लोगों ने दिए नहीं। तो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट शब्द नहीं है। हमें एक बात अपने मन में मान लेनी चाहिए जो मुझे लगता है, राज्य व्यवस्था कभी हिंदू राष्ट्र बनेगा, राज्य व्यवस्था उसमें भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। क्यों करेगी? लेकिन राष्ट्र, समाज, आप और हम नागरिक होने के नाते, व्यक्ति होने के नाते हमारे ऊपर ये बोझा नहीं होना चाहिए कि अपनी पीठ पे लेके चलते रहे। अपनी जीवन अपने धर्म से जुड़ा होना चाहिए। खाली कानून और आपराधिक मामलों का तो आज भी नहीं हो पा रहा। वो तो जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आएगा तब तक सेक्युलर हो नहीं सकता देश। राज्य व्यवस्था सेक्युलर तो होगी जब यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। आज की तारीख में राज्य व्यवस्था भी सेक्युलर नहीं है। तो इसीलिए ये बहुत ही आतंकवाद है। हमारे दिमाग में कितना बोझा भर दिया गया है। अगर अभी मैं इस मंच पे खड़े होकर भी या इसके अलावा किसी और मंच पे खड़े होकर अपने धर्म का कुछ बोलूं तो ऐसा लगेगा यार किसी के मन में पीड़ा हो जाएगी। सर यही तो भौतिक आतंकवाद है। हमें डरा के अपने धर्म की बात नहीं कर सकते। इस स्थिति से लड़ने के लिए दो तीन चीजें मुझे लगता है क्यों मैंने हिंदू इकोसिस्टम बनाया। और ये जो हम बड़े इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं वो कोई संगठन नहीं होगा, वो तो समाज होगा। ये तो एक छोटा सा संगठन बना है कि इस पूरे मन स्थिति से निपटने के लिए एक तो ये मान लें कि हम पीड़ित हैं, हम शोषित हैं, हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है, हमने अपने बेटे बेटियों को खोया है, हमने अपनी जमीन को खोया है और उसको मांगने का कानूनन अधिकार, सामाजिक अधिकार, हर तरह से अधिकार हमारे पास है और हम उसे मांगेंगे और लेकर वापस रहेंगे। पर इतना मुझे लगता है हमारी मनोस्थिति होगी तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा। बहुत अच्छे ढंग से भाई साहब ने उत्तर दिया। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। हम आ रहे हैं आपके प्रश्न तक। एक दो और प्रश्न मैं ले लेता हूं, फिर आपके प्रश्न तक लेंगे। हमारे संघ में और मैंने भी इस आशय के कई लेख लिखे। अखंड भारत केवल एक स्वप्न नहीं हमारा संकल्प रहा है और हमारी मातृभूमि के दो टुकड़े हुए। अनेक लोगों से जब मैंने पिछले दिनों ऑर्गेनाइजर में, पांचजन्य में, स्वदेश में और जागरण में यह लेख लिखा कि अखंड भारत की संकल्पना हमारी क्या है और कैसे हम उस संकल्प को साकार करेंगे, तो बहुत बड़ी संख्या में कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर यह कमेंट किया कि देश के भीतर एक बड़ी संख्या में ऐसा वर्ग तैयार हो गया है जिसकी निष्ठा, जिसकी आस्था भारत भू के साथ कम जुड़ी हुई है और अक्सर भारत को कमजोर करने वाली शक्तियों के साथ में जाकर खड़े हो जाती है। ऐसे में अखंड भारत क्या एक काल्पनिक स्वप्न है या उसका आप कोई वास्तविक आधार भी देखते हैं? और देखते हैं तो फिर मैं ये प्रश्न पूछता हूं, बार बार मैं समाज की ओर बोलता हूं क्योंकि सरकार को जो करना है, संगठन को जो करना है वो तो करेगी, लेकिन एक नागरिक के रूप में हम क्या कर सकते हैं इस विमर्श को खड़ा करने में, इस नैरेटिव को
करने में इस पर भी प्रकाश डालें। अखंड भारत एक वास्तविकता है और ये टेम्परेरी सिचुएशन है जो आज की तारीख में है, और मुझे नहीं लगता कि अगले 10 साल में टिक पाएगी। जो आज की तारीख में अखंड भारत एक वास्तविकता थी और एक वास्तविकता होने वाली है, उसे कोई रोक नहीं सकता होने से। और ये बहुत ही टेम्परेरी अरेंजमेंट हुआ है और वापस पुनः अपने मूल स्वरूप में आए वो सुनिश्चित है, मेरे को तो ऐसा लगता है। और सावरकर जी ने, अरविंदो घोष जी ने जिस बात को बोला है उसको आप पत्थर की लकीर मानो, वो होते हैं। बस एक अंतिम सवाल मैं इनकी ओर से, क्योंकि मैं आ रहा हूँ कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पर मुझे भेजे। अच्छा, आज का जो समय है इसमें नैरेटिव की लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण है। नैरेटिव के फ्रंट पर ही लड़ना है। नैरेटिव की लड़ाई लड़ने के लिए एक कार्यकर्ता के रूप में, एक भारत प्रेमी व्यक्ति के रूप में, नागरिक के रूप में हम कौन कौन से छोटे छोटे काम कर सकते हैं दैनंदिन जिंदगी में, रोज की दिनचर्या में। ये हमारी तलवार, बम, रॉकेट, मिसाइल लॉन्चर सब कुछ है। यही है। इसके माध्यम से चाहे दिल्ली में राजदीप सरदेसाई बैठा हो, कोई बहुत बड़ा पुराने जमाने का प्रदर्शी लेके बैठा हो और सफेद झूठ बेच रहा हो, इधर जोधपुर में छोड़ो और इसके बाहर किसी गांव में होटल में बैठ के भी ये इससे बड़े बड़े झूठे महारथियों के झूठ का 2 लाइन में कोई भी बेटा बेटी पर्दाफाश करके धज्जियां उड़ा सकता है और उड़ा रहा है। आज ये जो सब कुछ हो रहा है ये इसी की ताकत से हो रहा है। नैरेटिव की लड़ाई की जीत और हार इस मोबाइल फोन से बन रही है और बिगड़ रही है। और आपके पास कुछ आ भी रहा है तो वो भी ये समझ के आना कि सामने वाला भी इसी से अपने बम मिसाइल हथियार भेज रहा है। तो मुझे लगता है ये, और हम सबको मालूम है ये बात। अब लड़ाई इंफॉर्मेशन की है, प्रेजेंटेशन की है, टेक्नोलॉजी की है और डायनासोर खत्म हो जाएंगे और जो उससे इस टेक्नोलॉजी और परिवर्तन के साथ चलेंगे वो बचे रहेंगे। बहुत धन्यवाद भाई साहब। एक बार हाथ उठा रही है तो प्रश्न पूछने से पहले अपना नाम और बहुत संक्षेप में परिचय भी दे दें, फिर प्रश्न पूछें तो अच्छा है। ये ताना तो नहीं मारे दिल्ली में बोल के मैंने वोट नहीं दिया था। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन यही है कि आपने दिल्ली की बात करी, कहने को दिल्ली हमारे देश की धड़कन है। आज के समय में पूरा देश इस ओर जा रहा है और दिल्ली केजरीवाल को लेके आ रही है। तो ये हमारी एकता की कमी है या क्या? मतलब गलती से अगर हम गलती से उसके 2 लाइनें भी सुन लेते हैं कभी चैनल चेंज करते हुए, जल्दी नहीं कर पा रहे चैनल चेंज, तो भी खुद पे शर्म आती कि कोई इंसान इतना झूठ कैसे बोल सकता है। मतलब उसको लगे कि हम दिल्ली में सरकार बना रहे हैं, 1 बार में 2 बार बना रहे हैं, पंजाब में सरकार बना रहे हैं। हमारी कमी है, हमारी एकता की कमी है या फिर क्या है? चैनल चेंज करने से तो कुछ होगा नहीं, अधिकरण के लिए कोई मिलेगा। देखिए, भारत की राजनीति में अर्बन मैक्सिमलिज्म को बैकडोर से एंट्री कराने का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। दिल्ली उस एक्सपेरिमेंट का आप लैब समझिए, उस तरह से है। और ऐसा नहीं है यहाँ पे बैठ के आपको लग रहा है कि ऐसा कैसे कर दिया लोगों ने, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट को 2-4 लोग मिलकर नहीं कर रहे हैं। इस पूरे देश में देश के खिलाफ नैरेटिव बनाने की पूरे विश्व में जितनी शक्तियां हैं वो सब लगी हुई हैं उनके पास, कम्युनिकेशन की, सोशल मीडिया की। खाली दिल्ली की सरकार की ताकत नहीं। आप ये समझो जिसको भी इस देश से दुश्मनी है उसका हाथ उधर पीछे लगा हुआ है साथ देने के लिए। ऐसा कोई छोटा लड़ाई नहीं, बड़ा लड़ाई है। और दिल्ली ने तो जो कीमत चुकाई वो तो थी, पंजाब कितनी बड़ी कीमत चुका रहा है वो हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। दिल्ली ने तो खाली अपनी प्रदूषण से कीमत चुकाई है, पंजाब अपने खून से उसकी कीमत चुका रहा है। और मुझे लगता है कि इस बारे में पूरे देश को सजग होने की जरूरत है। ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है, ये कोई छोटा एक्सपेरिमेंट नहीं है। आप ये समझो कि जिस आतंकवाद और देश के टुकड़े, आप इसका एक छोटा सा 1 मिनट लूंगा खींचने के लिए कि एक दिन पहले एक मंत्री खड़ा होकर बोलता है मैं राम को नहीं मानता, कृष्ण को नहीं मानता,
ब्रह्मा विष्णु महेश गौरी गणपति को नहीं मानता, दूसरे दिन उसका मालिक खड़ा होकर बोलता है नोट में गौरी गणपति छाप दो। आप ये समझो कितनी कुटिल लड़ाई है ये, कितनी कुटिलता से ये लड़ाई लड़ी जा रही है। जो जैसे टूटता उसको तोड़ने की कोशिश, जो जाति पे टूटे जाति पे तोड़ो, पैसे पे टूटे पैसे पे तोड़ो, लालच पे टूटे लालच पे तोड़ो, जिस चीज से टूट सकता है उस चीज से तोड़ दो और एक 20% इकट्ठा कर लो और बाकी 80% को तोड़ दो। तो आप दिल्ली के एक्सपेरिमेंट, भगवान ना करे आपके यहाँ पे ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट हो, लेकिन ना हो, इसके लिए कटिबद्ध होकर जिस संकल्प के साथ आपने सवाल पूछा आप लग जाइए। दिल्ली से अगले 3-4 साल में उखाड़ के फेंक देंगे, इधर आए तो आप भगा देना। अगली बंधु में से एक बंधु पूछना चाहते तो अपना नाम और परिचय भी दें। दो विषय थे जो ये आप अभी जो सीए का कानून जब आया तो हमें देखने को मिला कि लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी जो है हमारी वामपंथ की आइडियोलॉजी, वो पहले एससी वर्ग को प्रभावित करती थी और उनको अपने साथ हिंदू धर्म से जोड़कर जोड़ने की कोशिश करती थी, लेकिन अब वो मुस्लिम समाज को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती है सीए के बाद। तो अब इस गठजोड़ को जो नया गठजोड़ जो बन रहा है जिसमें वो हिंदू वर्ग को भी तोड़ने का प्रयास कर रही है, उसके साथ साथ मुस्लिम गठजोड़ कर रही है, उसको काउंटर करने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए और किस तरह से उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए? वामपंथ, लिबरल, लेफ्टिस्ट, मार्क्सवादी, ये सबका केवल एक मतलब है, इस्लामिक जिहाद को कवर करने का हथियार। इनका इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है। पूरे विश्व में, खाली भारत में नहीं, आज अमेरिका में भी इस्लामिक आतंकी, इस्लामिक रेडिकल, इस्लामिक जिहाद को बचाने का काम वहाँ के लिबरल, लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट यही लोग कर रहे हैं। और उसी में इनका, भारत में इनकी खाली एक रणनीति है, वही जो मैंने अभी बोली, 20% को इकट्ठा करो, 80% को तोड़ दो। पैसे से तोड़ो, जाति से तोड़ो, समाज से तोड़ो, लालच से तोड़ो, जो मर्जी है उस चीज में तोड़ दो। और इसीलिए उसका खाली एक ही प्रतिकार है, हिंदू वयम हिंदू केवलम, जो इसके अलावा किसी भी प्रकार के विभाजन की बात करें। और इसका दूसरा चीज एक और जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि आप तो चुनाव भी लड़े खास करके, और एक चीज जरूर, जो भी लोग सक्षम हैं, आप ये मानना भगवान राम अयोध्या के राजा, माता सीता जनक की दुलारी, दोनों के पास सेना थी, लेकिन राम अपने राजाओं की सेना लेके नहीं गए, वो वनवासियों की सेना बना के गए रावण को लड़ने के लिए। राम के जीवन से एक संकल्प ले लो, जो समाज का सबसे कमजोर जो भी हिस्सा है, आर्थिक रूप से कमजोर हो, सामाजिक रूप से कमजोर हो, अगर सक्षम हो तो उसको मजबूत बना के साथ जोड़ना आज से शुरू कर दो, कल वरना उसी के मन में जहर बन के आपके सामने खड़ा करने की साजिशें रची जाएंगी। तो भगवान राम का नाम लेके जिसके पास जितने भी सक्षमता है, अपने आसपास जो भी कमजोर दिख रहा है ना, पहले उसको अपने साथ जोड़ लो, उसको अपने बराबर ला के मजबूत बनाने का काम करो। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसके बारे में सोच पाएगी। पीछे एक बंधु खड़े हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार सर, मैं जगदीश गौड़ श्वेतकर से पढ़ता हूँ। मेरा सवाल ये है कि अभी पूर्वोत्तर से लेकर जो एक मुस्लिम गलियारे की बात चल रही है, यूपी के 107 गांव, बिहार के लगभग बहुत से गांव मुस्लिम बहुल हो चुके हैं, तो इनमें हमारे कमी का आ रही है कि हिंदू एक नहीं हो रहा है। नहीं, एक होके मांग रहे है सर, एक होके मांग रहे हैं, बिल्कुल एक है, कोई भेदभाव नहीं है। तो सर ये 107 गांव मुस्लिम बहुल हो कैसे गए? बाकी 90% से ज्यादा आबादी मुस्लिम है। आप बताओ कैसे हुए? मैं बताऊं कैसे हुए? क्योंकि भारत में म्यांमार से भाग के रोहिंग्या आता है, वो बांग्लादेश नहीं रुकता, भारत का बॉर्डर क्रॉस करता है, बंगाल में नहीं रुकता, जम्मू के ऊपर पहाड़ तक पहुंच जाता है, उत्तराखंड के पहाड़ तक पहुंच जाता है। हटाने के लिए, याचिका डालने के लिए कोई अजीत भारती जी जैसा, प्रणय जैसा बंदा जाता है और सुप्रीम कोर्ट उसको सुरक्षा और शरण प्रदान करने का काम करता है। घुसपैठी को गलती से आया हुआ नागरिक मान के क्या बोले कि ये तो विदेशी नागरिक है, इसको जेल में मत रखो, विदेशी नागरिक जब तक अपने देश में वापस ना जाए, जितनी सुविधाएं दी जा सकती है उतनी सुविधाएं तो इसको होटल में रखो या इसकी अलग से रहने की जगह बना के दो। एक चुनौती नहीं है। उसके बाद पत्रकार खड़ा हो जाएगा बताने के लिए कि क्या वो बच्चा पैदा करने की मशीन 3 बच्चे अपने बगल में खड़ी है, चौथा पेट में लेके खड़ी है, वो रोहिंग्या इसकी कोई भी रोहिंग्या की फोटो उठा के देख लो। क्या करने के लिए आ रहे भारत में? क्या करने के लिए आ रहे भारत में?
जो डेमोग्राफी का चेंज 50 साल में होना था उसको 10 साल में करने के लिए आ रहे हैं। बेंगलोर तक पहुंच गए, केरल तक पहुंच गए, हैदराबाद तक पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में लाभ बोलो सरकार का, सरकार निर्णय ले उसके पहले सुप्रीम कोर्ट शरण लेके बैठा हुआ है। छोटी लड़ाई नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ छोटी लड़ाई नहीं है, बहुत बड़ी लड़ाई है। आपने बहुत गंभीर सवाल उठाया। खाली यूपी के गांवों की बात नहीं है, बॉर्डर के गांवों की बात नहीं है। देश के हर रेलवे स्टेशन के दोनों तरफ देख लो, हर हाईवे के दोनों तरफ देख लो, हर बड़ी सड़क के आसपास देख लो, हर व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में देख लो, हर बड़े मंदिर के चारों तरफ देख लो, हर आर्थिक संसाधनों के क्षेत्र में देख लो। लेकिन बौद्धिक है, शारीरिक नहीं है, अभी बौद्धिक है। दिमाग से, तर्कों से एक दूसरे का हाथ मजबूत करके अपना कोई भाई जिस काम को कर सकता है उस भाई को उस काम के लायक बना के कम से कम अपना काम उसके हाथ में देने का आई थिंक पहला कदम तो खाली वही होगा इस चीज को रोकने का। जब तक ये हमारी अलग अलग जातियां हैं, जब तक हमला नहीं हो रहा है, उसके बाद जो मारने वाला आ रहा है ना वो आपको जातियों में नहीं देख रहा, वो जातियों में नहीं। इसीलिए रहते हुए तो हम अलग अलग है, भागते हुए एक ही है। एक सवाल वहां पीछे खड़े हैं आपसे पहले से, तो उनसे ले लेते हैं फिर आप, क्योंकि आप में से अनेक लोगों को जानकारी है कि कपिल भाई गुजरात चुनाव में बहुत व्यस्त थे और आज ही इनको निकलना है, कुछ देर बाद ही फ्लाइट है, तो हम कम ही प्रश्न अब लेंगे। आप नमस्कार सर, जैसा कि आपने अलग अलग जिहाद के बारे में बात करी, तो एक और जिहाद है जो कि चल रहा है प्रैक्टिकली, वो बाकी सभी प्रैक्टिकल है, ये भी चल रहा है कि जो लेबर है वो बहुत सस्ता होता है जो कि हिंदुओं के खिलाफ मुस्लिम लेबर बहुत सस्ता होता है। और इसी वजह से जो आजकल मनी बेस्ड सोसाइटी हो रही है, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि उनको ज्यादातर जॉब देते हैं कॉन्ट्रैक्ट से लेकर, सबसे मतलब मान लीजिए पंचर से लेकर कॉन्ट्रैक्ट जो बिल्डिंग के होते हैं उन सब में से जो मनी बेस्ड सोसाइटी है वो उन्हीं को जॉब देती है। तो इस पर क्या हम कुछ कर सकते हैं? मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। ऐसा है कि सस्ता महंगा किसको बोल रहे हैं। दिल्ली के दंगों में एक बहन प्रीति गुप्ता के घर को दंगाइयों ने जला दिया, ग्राउंड फ्लोर पे आग लगा दी। आग धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगी, वो छत पे पहुंची, चौथी मंजिल पे। दंगाई आग लगा के भाग गए, नीचे पड़ोस वाले इकट्ठे हो गए। उस महिला ने अपने 2 बच्चों को चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया कि इधर दम घुट के मरना निश्चित है, नीचे जनता ने पकड़ लिया तो कम से कम भगवान के भरोसे शायद जान बच जाए। ईश्वर की कृपा से दोनों बच्चे बच गए। उस बहन ने मेरे को खाली एक ही बात बोली कि भाई जब मेरा घर जल रहा था तो कोई मुफ्त का पानी उस आग को बुझाने के काम नहीं आया। ये कोई भी चीज आपको सस्ती नहीं पड़ रही है। मैं दिल्ली में जब भूजारी का मर्डर हुआ, मैं उनके गांव में गया। वो पूरा त्यागी समाज का गांव हुआ करता था। तो किराए के चक्कर में उन्होंने अपना रखना शुरू किया, अपना 1 किराएदार, 2 किराएदार, 5 किराएदार, 500 किराएदार। आज की तारीख में त्यागी समाज के व्यक्ति को उन्हीं के गांव में उन्हीं के सामने मार दिया गया। वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। बोलो सस्ता पड़ा कि महंगा पड़ा? बहुत ये सस्ता लेवल बहुत महंगा पड़ता है। बस किस चीज को सस्ता बोल रहे हैं, किस चीज को महंगा बोल रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को काम मत दो, मैं ये कह रहा हूँ कि अपने काम लेने वाले को तैयार करो, ट्रेनिंग दो। एक अंतिम सवाल लेंगे यहाँ पे, क्योंकि कार्यक्रम समापन की ओर। वैसा आपने कहा जम्मू पहुंच गए, मैं आपको बताता हूँ जोधपुर पहुंच गए रोहिंग्या। दूसरा आपने कहा कि रेलवे स्टेशन के बाद तो जोधपुर का रेलवे स्टेशन है, इसके बाहर निकलते हैं महात्मा गांधी स्कूल है, इसके 10-12 साल से मैं देखता हूँ वो पूरा सेट पैटर्न है। यहाँ गाड़ी आती है, गाड़ी में लोग यहाँ बैठते हैं, पुलिस पर आप सवाल रखिए। तो सवाल मेरा ये है, दूसरा और दिल्ली दंगा तो उसके इक्वलेंट तो कोई मरा नहीं, सीएम का इलाका था इसलिए, बाकी वो का वो पैटर्न है। जोधपुर में दंगा हुआ, यहाँ का जो एमएलए हरा हुआ एमएलए था, यहाँ के जो पार्षद थे, उन्होंने ईदगाह के अंदर पुलिस को गुमराह किया और हमारे घरों के बाद दंगा किया। सॉल्यूशन क्या है जी, समाधान क्या है? ये अभी इधर औरंगजेब का सरकार कैसे चल रहा है? चल रहा औरंगजेब का सरकार नहीं चल रहा है। औरंगजेब क्यों बोल रहा हूँ? हनुमान जयंती पे बोल रहे लाउड स्पीकर नहीं चलेगा, और उधर जब दूसरा त्योहार आया तो सरकार दही की तरह सरकारी बिजली जोड़ से। लेकिन समाधान आपने पूछा,
समाधान यही है। आप ये सोचो वो सरकार आया कैसे आया? नहीं आता तो समाधान हो गया होता। मेरे को अच्छे से याद है इस डिबेट में मैं नहीं जाऊंगा। कार्यकर्ता लोग मैसेज फॉरवर्ड मारते थे, वसुंधरा देवी खैर नहीं, मोदी से प्यार नहीं। अभी किसकी खैर नहीं हो रही? अपने कार्यकर्ता मारते थे फॉरवर्ड। तो ये आपके बात में आपका जवाब आ गया कि पॉलिटिकल की तो बड़ा सिंपल है, अपने वोट का ताकत समझते हो। अभी तो एक बार बताओ, मैंने एक मिनट लूंगा आपका, मुझे पता है आपका भी समय हो रहा है, मेरा भी 2-2:30 बजे का फ्लाइट है, लेकिन एक लाइन में कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि फ्री पानी के ऊपर आप वोट दे दोगे, कोई फ्री बिजली के ऊपर दे देगा, कोई किसी और के ऊपर दे देगा, कोई किसी और के ऊपर दे देगा। उधर जो वो 20% वाला है उसको आप 10,000 रुपए महीना दे के भी दिखा दो, अगर वोट बदल दे दो अपना। आप वोट बदलवा के दिखा दो, सब कुछ देने के बाद वोट बदल, क्योंकि वो वोट की ताकत पता है। वो आप बोल रहे 1 महीने के लिए वोट कर रहे हो, वो एक पीढ़ी के लिए वोट कर रहे हैं, और आज से नहीं कर रहे, 1947 से लेके आज तक। अगर धर्म के नाम पर एक होके किसी ने इस देश में वोट किया है तो एक ही समाज ने किया और किसी ने नहीं किया। आपने हमने तो नहीं किया कभी भी, हमने तो मुद्दों पे दिया ना। तो अपने वोट की शक्ति को समझ के देश में और समाजों में, लोकतंत्र में वोट का इस्तेमाल किस लिए होता है, इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है, उसी में समाधान है। कपिल भाई, आपने बहुत अच्छे ढंग से सभी सवालों का जवाब दिया है। अब प्रश्न नहीं ले पाएंगे क्योंकि आपने अभी सुना। एक अंतिम वाक्य कपिल भाई के विषय में जोड़ रहा हूं जो इनके परिचय में नहीं आ पाया था। आप न केवल हिंदू सरोकारों से गहरे जुड़े हुए हैं, उन मुद्दों पर मुखर होकर बोलते हैं, बल्कि देश के किसी भी हिस्से में यदि कोई हिंदू किसी प्रकार की आतंकी गतिविधियों का शिकार हुआ है तो आप प्रत्यक्ष वहां जाकर उनकी मदद करते हैं, हर जगह खड़े होते हैं, और उस पूरी योजना से, क्योंकि मैं जुड़ा हुआ हूं उसकी आंतरिक प्रक्रिया से, इसलिए मैं आपको विश्वास पूर्वक कह रहा हूं कि किसी भी कार्यकर्ता को कोई आवश्यकता होती है तो सामर्थ्यवान कपिल भाई खड़े होते हैं। ऐसे ही मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि वो किसी भी प्रयास में वो मैंने नहीं किया है, वो हम सब लोगों ने मिलकर किया है। 10,000, 20,000, 16,000, 18,000 लोग मिलकर मदद करते हैं, तो उसके लिए तो मैं मतलब निःशब्द दूती सब लोग मिलकर करते हैं। बस एक दिन ऐसा आ जाए जब इतने लोगों को मिलकर करने की जरूरत ना पड़े, जिस मोहल्ले में कोई हिंदू पीड़ित हो वो मोहल्ले के लोग भी मिलकर उसकी मदद कर दे। धन्यवाद।